आगे बढ़ते हैं भाई। PYQ 2021 ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे थे, पेपर 2 की बात कर रहे थे, और सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में हमने पार्ट 1 में 6 और 3 और 5 3 8 क्वेश्चन देखे हैं। पार्ट 2 में हम 6 क्वेश्चन देखेंगे, 7 ABC एंड 8 ABC। सो स्टार्ट करते हैं 7A से, है ना। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, 2021 का जो यूपीएससी का जो एंथ्रोपोलॉजी PYQ से जो क्वेश्चन आए थे उसके आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखो भाई, फिर बता रहा हूँ मैं आंसर, जो वीडियो मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, आंसर ऐसे लिख देना बोलते हैं। आंसर में लिखना क्या है, कैसे लिखना है, वो कोई नहीं बताता, वही जो हम करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A से क्या है, एक्सप्लेन दी इम्पैक्ट ऑफ सक्सेसिव लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑन ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो सक्सेसिव लैंड एक्विजिशन एक्ट्स हैं उसका इम्पैक्ट बताना है हमने को ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं आंसर को। क्वेश्चन किस पे लिखना है, सक्सेसिव लैंड एक्विजिशन एक्ट का इम्पैक्ट बताना है ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के। तो देखो भाई, यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो एक्ट है इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है भाई ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे, ये जो एक्ट है ना, ये क्या करता है, जो ट्राइबल सोशल कम्युनिटीज़ हैं उनका जो कल्चर है, उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो सोशल नेटवर्क है, उसको तरह से डिस्टर्ब कर देता है यार। किस प्रकार से वो हम देखते हैं। ओके, दी सक्सेसिव लैंड acquisition act often led to the disruption of traditional tribal communities, their culture, livelihood and social network। ओके, एंड हम कुछ तरीके की बात करेंगे जिससे जो ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन से इम्पैक्ट पड़ता है। ways in which tribal social पहला है लैंड एक्विजिशन के मामले में यार, है ना। लैंड एक्विजिशन के मामले में कैसे, जैसे कि मतलब ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है एक तरह से क्या करता है, इट फैसिलिटेट व्हाट, एक तरह से जो ट्राइबल लैंड है उसको एक्वायर कर लेता है फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे जो हमारे पास लार्ज कम्युनिटीज़ हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, है ना। तो उनका जो एंसेस्ट्रल लैंड है वो यहाँ से उनसे छीन लिया जाता है ना। यहाँ पे उनका जो लाइवलीहुड होता है वो चला जाता है, एक तरह से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो लेते हैं, जो एग्रीकल्चर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, जो एग्रीकल्चर बेस्ड ज़िंदगी होती है वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाती है ना। सो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट लैंड एक्विजिशन एक्ट हैज़ लेड टू व्हाट, led to the displacement of a large number of tribal communities from their ancestral land, causing them to lose their ट्रेडिशनल मीन्स जो है इनका लाइवलीहुड का, causing them to lose their traditional एग्जाम्पल के तौर पे जो सरदार सरोवर डैम जो था जब वो बना, सो नर्मदा नदी के ऊपर, तो इससे बहुत सारे लोग, अराउंड 2 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए यार, एंड उसमें से मैक्सिमम लोग कैसे ट्राइबल्स थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन द
Narmada River led to the displacement of around 2 lakh peoples, and a majority of them were tribals. जैसे जो उनका सोशल नेटवर्क है उसका फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है यार लैंड एक्विजिशन से। ओके है ना, क्योंकि अब वो डिस्प्लेस हो गए हैं तो उनका जो किनशिप सिस्टम पहले था, स्ट्रॉन्ग किनशिप सिस्टम या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सो जो उनका कोहिजन है या फिर जो किनशिप नेटवर्क है वो वीकन हो जाता है। सो स्कैटरिंग ऑफ ट्राइबल population has disrupted their cohesion and weakened their kinship network. ये हो गया फ्रेगमेंटेशन एंड सोशल नेटवर्क का टूटना हो जाता है यार, है ना। सोशल इरोजन भी हो जाता है बिकॉज, है ना, अब वो अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, है ना। तो जो लाइवलीहुड का जो लैंड था, लैंड इज़ द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम, है ना, जो कि कस्टम्स बिलीफ एंड रिचुअल्स का एक जगह था। बट अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया सो एक तरह से क्या हो जाता है, जो यूनिक ट्रेडिशन कल्चर एंड प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाती हैं। सो यहाँ पे कल्चर इरोजन हो जाता है भाई, ना। द लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड लीड्स टू व्हाट, इरोजन ऑफ द ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चर। The loss of ancestral lands has led to erosion of tribal cultures, like customs, beliefs and rituals, जो कि उनके लैंड के साथ जुड़े हुए हैं। not only a source of livelihood but also a repository of their customs, beliefs and rituals। एक तरह से फ्रेगमेंट मार्जिनलाइजेशन भी फेस करना पड़ता है यार, वल्नरेबिलिटीज भी फेस करनी पड़ती हैं। बिकॉज आप समझना, अगर आप जहाँ पे सेटल हुए हो डिस्प्लेस कहीं और अनफेमिलियर इन्वायरमेंट में आप सेटल हो रहे हो तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी हो सकती है, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ सकता है यार, लैंड एक्विजिशन की वजह से। Okay, the tribal community displaced by land acquisition have often been resettled in unfamiliar environment with inadequate
facilities and resources leading to their marginalization। है ना। और भी क्या है भाई, एक तरह से उनकी जो एक्सेस है टू दी, है ना, मतलब बेसिक एम्यूनिटीज़, वो एक तरह से अफेक्ट करता है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, है ना, या फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल अनरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जो डोंगरिया कोन ट्राइब का जो अनरेस्ट है ना, नियामगिरी हिल्स के अंदर जो उड़ीसा में माइनिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो हम बता सकते हैं यार। दी सो एग्जाम देखो, 5 बताओ, तो कट करना है तो आपको चीज़ें, तो 5 कर दो यार, ठीक है। सो दी ऑन गोइंग स्ट्रगल ऑफ दी डोंगरिया कोन ट्राइब against the mining project in the Niamgiri hills in ओडिशा। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि देखो भाई, एक तरह से, है ना, जो सक्सेसिव लैंड एक्विजिशन है उसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा है यार ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है ना। एक तरह से इसने डिस्प्लेसमेंट लाया है, लोगों का डिस्प्लेस किया, जो ट्राइब्स हैं उनको अपने एंसेस्ट्रल लैंड्स, जिससे उनके जो लाइवलीहुड थी उसका एक तरह से लॉस हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ सोशल नेटवर्क का, है ना, कल्चर इरोजन हुआ, मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ा, कन्फ्लिक्ट भी देखे हमने बहुत सारे सिचुएशन में। तो कंक्लूजन में बोल सकते हैं, दस इट इज एसेंशियल टू एड्रेस दिस इशूज बाय इंश्योरिंग दैट इनका जो राइट्स है, इनका जो इंटरेस्ट है ट्राइबल कम्युनिटीज का, वो प्रोटेक्टेड रहे, एंड उनको एक तरह से कंपेंसेट करें, है ना, एडुकेटली कंपेंसेट करें, और उस प्रकार से उनको रिहेबिलिटेट करें जिससे उनका डेवलपमेंट हो पाए। सो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस इट इज essential to address these issues by ensuring that the rights and interest of tribal communities are protected and that they are adequately compensated and rehabilitated। इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था यार, क्वेश्चन था एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ सक्सेसिव लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑन ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बोल रहे हैं कि देखो भाई, जो माइनिंग वर्क्स के लिए, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, है ना, जो डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बहुत से और प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए जो ट्राइबल पॉपुलेशन को जो डिस्प्लेस करना पड़ता है ना, उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ये हमको बताना है। तो एक तरह से आप समझना भाई, उनके जो ट्रेडिशनल, है ना, ट्राइबल कम्युनिटीज है, उनका डिसरप्शन हो जाता है, टूट जाते हैं वापस में, उनका जो कल्चर है वो एक तरह से लॉस हो जाता है, उसको अफेक्ट करता है, लाइवलीहुड दिनचर्या को अफेक्ट करता है, सोशल नेटवर्क जो होता है यार आपस में, कस्टम बिलीव्स एंड, है ना, लैंग्वेजेस, उसका एक तरह से यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। उस पर हमने बात की कैसे प्रभाव पड़ता है। पहले तो लैंड एक्विजिशन जब हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज का, जिससे क्या होता है, हमारे पास जो उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, जो उनका एंसेस्ट्रल लैंड है, वो उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, उनका कल्चर, बिलीफ, लैंग्वेज सिस्टम पूरा उसके ऊपर बेस्ड है, वो टूट जाता है एक प्रकार से। हमने एग्जांपल दिया अबाउट दी सरदार सरोवर डैम, जब वो बना था नर्मदा नदी के ऊपर, तो लगभग 2 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे, और उसमें से मेजोरिटी जो थे वो कौन थे, ट्राइबल्स थे, है ना। तो उससे उनका क्या हुआ, जो दिनचर्या, उसका लाइवलीहुड है, वो तो टूट जाता है एक प्रकार से, वो हमने बताया। सोशल नेटवर्क टूट जाता है भाई एक प्रकार से, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोशल नेटवर्क होता है। कैसे आप समझना, बिकॉज जो उनका लैंड है वो इट इज द
है ना, कॉर्नर स्टोन, बिकॉज वो क्या करता है, कोहिजन का माहौल बना के रखता है, आपस में उनको जोड़ के रखता है, उनके ट्राइबल नेटवर्क को क्या कर देगा, वीक कर देगा। हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया, लैंड एक्वायर करके उनको कहीं और भेज दिया, तो एक तरह से कल्चर इरोजन हो जाता है, बिकॉज उनका जो ट्राइबल लैंड है, एंसेस्ट्रल लैंड है, इट इज द सोर्स फॉर, है ना, मतलब एक तरह से सोर्स ऑफ लाइवलीहुड तो है ही है, एक रिपोजिटरी है भाई, जहाँ पे उनका कस्टम्स जुड़ा हुआ है, उस जमीन के साथ उनका बिलीफ जुड़ा हुआ है, उस जमीन के साथ उनके रिचुअल्स जुड़े हुए हैं, तो एक तरह से उनका सोशल इरोजन हो जाता है यार, हमने उनको मतलब लैंड एक्विजिशन करके कहीं और भेज दिया, तो है ना, मार्जिनलाइजेशन भी फेस करना पड़े, सपोज कर कहीं और भेज भी दिया, तो वहां पे क्या गारंटी है कि उनको एडुकेट फैसिलिटीज मिले, क्या गारंटी है कि एडुकेट अपॉर्चुनिटीज मिले, एजुकेशन मिले, है ना, हेल्थ केयर मिले, कोई गारंटी नहीं है भाई। तो उससे क्या होता है, उनका जनरली यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन हो जाता है, अनफेमिलियर इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, तो है ना, वल्नरेबिलिटीज फेस करनी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीजें लाइक कॉन्फ्लिक्ट भी फेस करना पड़ता है यार। हमने सबसे बड़ा एग्जांपल दिया अबाउट जो भी चल रहा है, डोंगोरिया कौन जो ट्राइब है उड़ीसा के अंदर, वो जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से जो अभी तक क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं न्यामगिरी हिल्स के अंदर, वो हम बता सकते हैं यार। हमने बताया इन कंक्लूजन जरूरत क्या है यार, जरूरत ये है कि हम उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को इंश्योर करें कि वो प्रोटेक्ट रहें, और अगर हमने बोला कि मजबूरी ही है कि डिस्प्लेस करना, तो हाँ भाई एडुकेटली कंपनसेट करें उनको, है ना, जितना जरूरत है, जितना पैसा उसका हो रहा है उतना दें, और उसको अच्छे अच्छे जगह में रिहेबिलिटेट करें जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज हो। तो इस प्रकार से जो बहुत बड़ा इशू है लैंड एक्विजिशन का, है ना, उसको हम सुलझा सकते हैं। So this is all about the answer regarding the successive land acquisition का impact on tribal traditional organization और tribal social organization। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर बी जो है, डिस्कस द प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन द रिहेबिलिटेशन एंड द सेटलमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज डिस्प्लेस ड्यू टू द डेवलपमेंटल पीरियड। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये भी, है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं भाई, आप समझना एक ही प्रकार के दो क्वेश्चन मिल जाए सक्सेसिव क्वेश्चन, तो मजा ही हो जाए, है ना। इसी प्रकार के हमको तैयारी करनी है। जो पेपर 2 है यार, यहाँ पे चीज़ें कम हैं, है ना, बट नंबर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। यहाँ पे अच्छा फोकस करना है पेपर 2 पे। क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ते हैं। डिस्कस द प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन द रिहेबिलिटेशन एंड द सेटलमेंट ऑफ ट्राइबल डिस्प्लेस ड्यू टू द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। स्टार्ट करते हैं आंसर को बाय मेंशनिंग दैट। देखो भाई, जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारे कैटेगरीज में हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना, एक तरह से सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कल्चरल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल इश्यूज। दी प्रॉब्लम्स involved in the process of rehabilitation and resettlement can be categorized into social, economic, political, cultural and environmental issues। पहला जो है वो हमारे पास सोशल इशू है यार। सोशल इशू में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, लैंड अगर डिस्प्लेस कर दिया जाए लोगों को, तो है ना, तो तरह से क्या देखने को मिलता है हमारे पास, सोशल नेटवर्क का लॉस है। ठीक है, तो जो पिछले क्वेश्चन में देखा था उसी प्रकार का यहाँ पे भी आंसर होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट लीड टू द ब्रेकिंग ऑफ सोशल नेटवर्क एंड सपोर्ट सिस्टम, जो कि जनरेशन से बना हुआ है। लॉस ऑफ सोशल नेटवर्क, और क्या होता है, डिसरप्शन, डिस्क्रिमिनेशन होता है अगर आप नई जगह जा रहे हो तो, एंड मार्जिनलाइजेशन भी फेस करना पड़ता है यार। बिकॉज दे मे बी डिनाइड टू एक्सेस टू रिसोर्स अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज सोशल एक्सक्लूजन भी फेस करना पड़ सकता है ना। ट्राइबल वेयर ट्राइबल are often settled
in areas where they are in minority. Okay, ज़्यादा नहीं लिखते इसमें, लेकिन लिख सकते हैं भाई, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज़ की बात करनी है ना अपने को, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं लिखना है अपने को, सीधा सीधा पॉइंट वाइज लिखता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सोशल प्रॉब्लम्स बात कर ली हमने ना, दूसरा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यार, है ना, और इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या क्या हैं। सो लाइवलीहुड का लॉस देखने को मिलता है ना, बिकॉज अगर आप उनको जो ट्रेडिशनल, अगर आपने उनको डिस्प्लेस कर दिया तो जो उनका ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट कलेक्शन, वो एक तरह से डिसरप्ट हो जाता है, और नए जगह में जाने के बाद उनके पास स्किल्स नहीं होती, रिसोर्सेज नहीं होती, इसकी वजह से क्या होता है, वो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे नहीं ले पाते। लॉस ऑफ लाइवलीहुड sources like agriculture, fishing and forest product collection। और क्या होता है भाई इकोनॉमिक कम इश्यूज के अंदर, इनएडुकेट कंपनसेशन, सपोज करो आपने उसको डिस्प्लेस तो कर दिया है ना, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, तो ये दिक्कत है उनके लिए यार, है ना। सो इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू इम्पोवरिशमेंट या फिर डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट एड, लीड्स टू impoverishment and dependence on गवर्नमेंट एड। ये हो गया इकोनॉमिक इश्यूज यार। अगर हम बात करें पॉलिटिकल इश्यूज का, तो जहाँ पे सपोज करो वो गए हैं वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की कमी हो जाती है, और लैक ऑफ पार्टिसिपेशन की बात कर सकते हैं, बिकॉज ट्रैवल कंसल्ट नहीं किया जाता है यार, जब उनको डिस्प्लेस किया जाता है तो जो प्लानिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, तो उनको यहाँ पे क्या नहीं किया जाता है, कंसल्ट नहीं किया जाता है, जिससे जो ओनरशिप की कमी है एंड जो रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट प्रोसेस में जो पार्टिसिपेशन की कमी देखने को मिलती है, इससे अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं ले पाते, है ना, एडुकेट प्रेशर्स नहीं ले पाते। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ड्यू टू लैक ऑफ ओनरशिप, है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं दैट लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन दी rehabilitation and resettlement process resulting in inadequate and inappropriate measure। सो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इज अ पॉलिटिकल इशू यार। लैंड एलियनेशन की बात कर सकते हैं यहाँ पे, कि बिकॉज आप विदा कोई प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के, है ना, लैंड इज ऑफन टेकन फ्रॉम द ट्राइबल्स विदाउट एनी वॉट, कोई भी लीगल बिना एक से बिना कोई लीगल प्रोसीजर या फिर डॉक्यूमेंटेशन के, है ना, उनसे छीन लिया जाता है एक प्रकार से, तो एक तरह से जो उनका राइट्स है उसका लॉस होता है यार। तो ये हो गया हमारे पास पॉलिटिकल इश्यूज
ना अगर हम कल्चरल इश्यूज की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे क्या क्या कल्चरल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जो कल्चर आइडेंटिटी है उसका लॉस हो जाता है यार। और क्या, जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है वो डिसरप्ट कर जाता है। फॉर एग्जांपल जो उनका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, हेल्थ प्रैक्टिसेस है ना, वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक तरह से चली जाती है, खो जाती है। डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल knowledge systems such as knowledge on agriculture, natural resource management and health practices। ये कल्चरल इश्यूज हो गए यार। हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड, है ना, एक तरह से जब ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं। लाइक हमारे पास जो डिग्रेडेशन देखने को मिलता है नेचुरल रिसोर्स का, बिकॉज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स से जो नेचुरल रिसोर्स हैं जहाँ पे वो रहते हैं उससे यहाँ पे डिग्रेडेशन मतलब क्या, डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन या फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस होते हैं डिस्प्लेस ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ deforestation, pollution and loss of बायोडाइवर्सिटी, है ना। एक तरह से आप समझना जो लॉस हो सकता है यार, जो हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का, है ना। तो हमने बात की अबाउट, यहाँ पे बात भी कर सकते हैं एग्जांपल्स की, लाइक जो सरदार सरोवर डैम जो था, है ना, जब उसको बनाना पड़ा तो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए, है ना। कभी कभी इशूज फेस करना पड़ा, लाइक लॉस ऑफ लाइवलीहुड, इनएडिक्वेट कंपनसेशन, मार्जिनलाइजेशन का इशू। ना पुलावरम प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं यार, है ना। उनका कल्चर आइडेंटिटी, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, ये भी लॉस हुआ। तो पहले तो हमने सरदार सरोवर का एग्जांपल दे दिया था, है ना। सो वो डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है यार, एग्जांपल तो सेम रहता है यार। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट लेड टू displacement of thousands of tribal who faced issues like inadequate compensation, loss of livelihood and marginalization। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो रिहेबिलिटेशन या फिर रिसेटलमेंट प्रोसेस जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का, वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है यार। सो कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट दस एड्रेसिंग दिस इशूज, क्या चाहिए भाई, हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच चाहिए जिससे हम उनके रेस्पेक्ट कर सकें, उनके कल्चर्स को, राइट्स को, एज वेल एज ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पढ़ा सकें, प्रोत्साहित कर सकें। सो सॉल्यूशंस के फॉर्म में हमेशा कंक्लूड करना चाहिए यार। 10 एड्रेसिंग दिस issues requires a comprehensive and
participatory approach that respect the rights, culture and well-being of tribal communities. ओके, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया यार। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था डिस्कस द प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन द रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट रीसेटलमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, जो कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के यहाँ पे सेटल कर दिए जाते हैं, रिसेटल कर दिए जाते हैं। तो इनमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, लाइक सोशल इशूज, पॉलिटिकल इशूज, कल्चरल इशूज, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल इशूज। सोशल इशूज में लाइक सोशल नेटवर्क का लॉस हो जाना, डिस्क्रिमिनेशन एंड ट्राइबल मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलता है, बिकॉज जहाँ पे वो नए जगह गए हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा सा रिसोर्स मिल जाए, अपॉर्चुनिटीज़ ठीक से नहीं मिलती यार, है ना। तो उसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। इस इन्वायरमेंटल इशूज़ में उनका जो लाइवलीहुड का लॉस था, लाइक पहले जहाँ पे रहते थे वो एंसेस्ट्रल लैंड में, वहाँ पे उनका एक यूनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे, फिशिंग प्रैक्टिसेस थी, फॉरेस्ट पेट कलेक्शन था, तो वो नए जगह जाने से लॉस हो जाता है। कंपेंसेशन कभी कभी देखने को मिलता है कि यहाँ पे उतना एडुकेटली कंपेंसेट नहीं किया गया जितना उस लैंड का कॉस्ट था, जिससे एक तरह से उनका डिपेंडेंस हो जाता है गवर्नमेंट एड के ऊपर, इम्पोरिशमेंट देखने को मिलता है। बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, लाइक लैक ऑफ पार्टिसिपेशन एंड, आप समझना यार, जो लोग थे यहाँ पे उनको यहाँ पे कंसल्ट नहीं किया था, उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया था इन दी डेवलपमेंटल प्रोसेस, इन दी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या होता है उनको इन अप्रोप्रिएट एक तरह से मेजर्स लिए जाते हैं, उनके रिगार्डिंग उनके कंसर्न्स को नहीं समझे जाते। सो वो एक दिक्कत है पॉलिटिकल इशूज़ के अंदर। हम बात करें तो कल्चरल इशूज़ एंड लैंड एलिनेशन का इशूज़ तो है ही है, दूसरी जगह जाना पड़ जाता है उनको यार, है ना। बिकॉज आप बिना कोई प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से, देखा जाता है कि बहुत बार बिना कोई प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से उनके लैंड ले लिए जाते हैं ट्राइबल पीपल्स के, है ना। कल्चरल इशूज़ में लाइक उनका जो कल्चर आइडेंटिटी था वो लॉस हो जाता है यार, है ना, जिसकी वजह से उनका एक तरह से जो कल्चरल डिसइंटीग्रेशन या फिर जो सेल्फ एस्टीम है वो एक तरह से लॉस हो जाता है ना। जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज उनका एक यूनिक प्रैक्टिस होता है अबाउट दी एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पास नॉलेजेस होते हैं, हेल्थ प्रैक्टिस में वो लॉस हो जाता है पर से अगर आप उन्हें नया जगह ले गए तो, बिकॉज वो नए जगह के हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं या फिर उनकी जनरेशन जो है वो सीख नहीं पाती जो वो सीखे हुए हैं। इन्वायरमेंटल इशूज़ में हम बात कर सकते हैं अबाउट जो डिस्प्लेस पीपल हैं और जो यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वो दोनों जगह में हमारे पास डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का इशू देखने को मिल सकता है यार। फॉर एग्जांपल हमने बात की अबाउट द सरदार सरोवर डैम, जो प्रोजेक्ट बना था नर्मदा नदी के ऊपर, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रैवल्स यहाँ पे डिस्प्लेस हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे इशूज आए, चाहे उनको इनएडुकेटली ठीक से कंपेंसेट नहीं किया गया, उनकी लाइवलीहुड तो गई ही गई, नए जगह में जहाँ पे सेटल किए वहाँ पे एक तरह से उनको अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिली, है ना, एक तरह से मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ा। सो इन कंक्लूजन जरूरत क्या है भाई, हमारे पास जरूरत है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच इस्तेमाल करें, जिससे हम इन चैलेंजेस को फेस कर चैलेंज को क्या करना सुलझा सकें, एड्रेस कर सकें, जिसमें हम कैसे भाई जब उनके रेस्पेक्ट करेंगे, उनके है ना कल्चर्स को, राइट्स को, वेलबींग को ध्यान रखेंगे, तब जाके हम एक अच्छा सा अप्रोच, अच्छा सा मेजर्स ले सकते हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड जो रिहेबिलिटेशन एंड डिसेटलमेंट की जो चीज़ें हैं ट्राइबल पॉपुलेशन का। सो दिस इज ऑल अबाउट the answer regarding the problems that is faced by the tribal communities due to resettlement and rehabilitation। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इंटरवेंशन मेड बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्पावरिंग व्हाट, एम्पावरिंग ट्राइबल वुमेन। ठीक है, एनजीओज का हमारे पास इंटरवेंशन की बात करनी है ट्राइबल वुमेन को एम्पावर करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को। ठीक है, आंसर क्या है, डिस्कस द इंटरवेंशन मेड बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो एनजीओज हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है या फिर सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है यार, बहुत सारे इंटरवेंशंस किए हैं, लाइक इन द सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक डिपेंडेंस की इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए ट्राइबल वुमेन को, उनको स्किल देने के लिए, उनके सोशल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ इंटरवेंशंस किए हैं, है ना। तो उनका इसका एम क्या है भाई, इसका एम है कि वो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है ट्राइबल वुमेन का, उसको एक तरह से बढ़ाएं, एंड जो उनको साइकिल में फंस गए अबाउट दी पोवर्टी, लिटरेसी एंड मार्जिनलाइजेशन, पोवर्टी, इलिटरेसी एंड मार्जिनलाइजेशन, जो साइकिल में फंस गए हैं उससे उनको बाहर निकालें, ये इसका एम है। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट, ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, play a significant
रोल इन empowering tribal women by तो हम आंसर के अंदर बताएंगे ही बताएंगे, बट हाँ यहाँ पे एक चीज़ बात करते हैं, जो इंटरवेंशंस हैं दे एम टू व्हाट, दे एम टू अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। चलो यहीं पे इसी प्रकार से बता देते हैं यार, इसको एलाबोरेट करेंगे, ठीक है। वुमेन बाय इम्प्लीमेंटिंग वेरियस interventions focusing on education, health, economic dependence, skill development। यार ये इंटरवेंशन तो हम बताने वाले बॉडी में, छोड़ो मैं इस तरह एम की बात करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, इसके बारे में तो हम बॉडी में बताएंगे ही। सो दी इंटरवेंशन, दी एनजीओ जो है ना, दी इंटरवेंशंस बाय दी एनजीओ एम टू व्हाट, दी interventions by NGOs aim to uplift the socio-economic status of tribal women and help them break the cycle of poverty, illiteracy and मार्जिनलाइजेशन। सो इंटरवेंशंस की बात करें अगर हम, बाय एनजीओस, सो पहला अगर हम बात करें एजुकेशन एंड लिटरेसी के सेक्टर में, सो एक तरीके से जो एनजीओस है ना, लाइक एकलव्य फाउंडेशन की बात कर सकते हैं, जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हो गए, वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं यार, ट्राइबल गर्ल्स को है ना, उनको रेसिडेंशियल स्कूल्स प्रोवाइड करने की बात करते हैं, तो उनका जो एक तरह से वो नॉलेज बढ़ता है, अवेयरनेस आता है ना, एक तरह से जो इन्फॉर्म डिसीजन लेने की एबिलिटी आती है। एनजीओस लाइक एकलव्य फाउंडेशन, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है ना, या फिर प्रथम की बात करें है ना, दे आर द फोकसेस ऑन व्हाट, फोकस ऑन providing quality education to tribal girls है ना, एक तरह से setting up residential schools and spreading awareness about the importance of education and setting up residential schools for them। तो इस प्रकार से एजुकेशन लिटरेसी के सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं। और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के सेक्टर में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं यार,
है ना, जो एक तरह से समझना एनजीओज लाइक यहाँ पे हम सेवा की बात कर सकते हैं, दैट इज सोसाइटी फॉर एजुकेशन वेलफेयर एंड एक्शन, जो कि रूलर है ना, सेवा रूलर, वो हमारे पास किसके बारे में बात करते हैं, तो सर ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ क्या करते हैं, एक तरह से कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को, है ना, प्रमोट करते हैं। सो उसकी बात कर सकते हैं हम एनजीओज लाइक सेवा रूरल, सोसाइटी फॉर एजुकेशन वेलफेयर एंड एक्शन रूरल, एंड यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट परिमल स्वास्थ्य, दे focus on what, providing primary healthcare service and organizing health camps, primary healthcare services and providing maternal and चाइल्ड हेल्थ। सो इस प्रकार से एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें लाइक यहाँ पे क्रिएट करते हैं अवेयरनेस या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं। बट हाँ चीज़ें हैं बहुत सारी, है ना, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लाते हैं यार ट्राइबल वुमेन के अराउंड, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं यार, जहाँ पे हम एनजीओस की बात कर सकते हैं लाइक जो प्रधान है दैट इज प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंटल एक्शन, है ना, कुदुम्बश्री की बात कर सकते हैं, तो सबने सुना होगा केरला के अंदर कुदुम्बश्री क्या करता है, एक तरह से स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करता है, मतलब जो ट्राइबल वुमेन्स हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, बनाने में हेल्प करता है ये एनजीओस लाइक कुदुम्बश्री एंड प्रधान वर्क ऑन promoting skill development and entrepreneurship, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक लीगल अवेयरनेस एंड राइट्स एक तरह से ये प्रोवाइड करते हैं उनको, बिकॉज कुछ हमारे पास एनजीओस हैं यार जो कि, है ना, ह्यूमन राइट लॉस पे फोकस करते हैं, है ना, जैसे कि लॉयर कलेक्टिव्स हो गए, ये सब हमारे पास क्या करते हैं, जो ट्राइबल वुमेन्स हैं उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर करते हैं, है ना, उनको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, कोई पॉलिसी चैलेंज आ गया तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सो लीगल अवेयरनेस एंड राइट्स, NGOs like the Lawyers Collective and Human Rights Law Network focus on providing what? Providing legal aid to whom? To tribal women and raising awareness about their rights. तो ये है भाई, है ना, एक तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड में एक तरह से उनके लाइवलीहुड ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो फॉरेस्ट रिसोर्स का उसके बारे में बताते हैं, जेंडर इक्वलिटी एक प्रकार से लाते हैं यार, है ना, सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हाँ इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि देखो भाई एनजीओस का एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल रहा है कि जो ट्राइबल वुमेन है उनको एम्पावर करने में, है ना, बट हमारे पास बहुत सारी चीज़ें भी हैं यार लाइक हमारे पास जो बैरियर्स हैं जो फेस करते हैं उसको भी तरह से, है ना,
टेकअप या फिर हटाना भी बहुत ज़रूरी है। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो NGOs हैं, है ना, दे हैव वेरी वाइटल रोल। 10 चुपचाप कंक्लूड कर देंगे, 10 NGOs प्ले अ वाइटल रोल in empowering tribal women through targeted interventions that address their specific needs and challenges। तो इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं यार। सो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था डिस्कस द इंटरवेंशन मेड बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्पावरिंग वुमेन्स और ट्राइबल वुमेन। तो हमने बताया कि जो हो इनका एम क्या है, जो इंटरवेंशंस कर रहे हैं, ठीक है, हमने बहुत सारे इंटरवेंशंस की बात करनी है बॉडी में, बट इनका एम क्या है कि उनको एक साइकिल में फंस गए हैं, पोवर्टी, इलिटरेसी और मार्जिनलाइजेशन को, साइकिल से उनको निकालें यार, है ना, उससे उनको निकालें। सो इंटरवेंशन जो किए हैं NGO ने, अगर एजुकेशन और लिटरेसी सेक्टर में बात की तो एकलव्य फाउंडेशन लाइक एजुकेशन, NGOs लाइक एकलव्य फाउंडेशन प्रथम, इन्होंने क्या किया, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात किया ट्राइबल गर्ल्स को, एंड उनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाने की बात की, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक हमारे पास उनके अंदर अवेयरनेस स्प्रेड किया यार रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेक्टर में बात करें तो बहुत सारे NGOs हैं, लाइक यहाँ पे हमने बात की अबाउट प्रिमल स्वास्थ्य, हमने बोला सेवा रूरल की बात की, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ एक तरह से, है ना, प्रमोट करने की बात करते हैं, एक तरह से इससे कैंप खोलते हैं, हेल्थ एजुकेशन हेल्थ कैंप्स खोलते हैं यार, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर करते हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं, है ना, और भी बहुत सारे NGOs हैं लाइक कुटुंबश्री की बात की, प्रधान की बात करते हैं, तो एक तरह से स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और उनको एक तरह से, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से ट्राइबल ग्रुप्स का क्या कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर रहे हैं यार। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक NGOs हम बात कर सकते हैं अबाउट कलेक्टिव लॉयर या फिर ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क। वो जो NGOs हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से जो ट्राइबल वुमेन्स हैं उनको उनके राइट्स के बारे में बताते हैं यार, अगर कोई भी दिक्कत आ जाएगा तो लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक सोशल अवेयरनेस हमने देखा यार, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताते हैं उनको, है ना, लाइक स्ट्रीट प्ले से बहुत सारे NGOs हैं स्ट्रीट प्ले करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, कैंपेन करते हैं, जिससे बताते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस को कैसे अवेयरनेस रेस करो। कोई भी एक तरह से मतलब जो ट्राइबल नॉर्म्स, अगर ट्रेडिशनल जेंडर जो नॉर्म्स है उसको अगर आप चैलेंज करना है तो आप क्या करना चाहिए, है ना, बहुत सारे NGOs लाइक द ब्रेक थ्रू, है ना, ये सब जो NGOs हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में, लाइक हमारे पास NGOs हैं यार लाइक, है ना, वनाशक्ति वर्क, है ना, जो वनाशक्ति है वो किसके लिए काम करता है, प्रमोट करने की बात करते हैं, किसको, कंजर्वेशन एफर्ट को, है ना, कैसे आप एक्सेस जो है फॉरेस्ट रिसोर्स का इंश्योर कर सकते हो, लाइवलीहुड ऑप्शंस कितने हैं आपके पास, वो सब बताते हैं ट्राइबल वुमेन्स को। सो इन कंक्लूजन हमने बताया कि देखो भाई NGOs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्राइबल वुमेन को एम्पावर करने में, बिकॉज वो एक टारगेटेड जो इंटरवेंशन करते हैं उनकी स्पेसिफिक नीड्स और चैलेंज को क्या करता है, फोकस करता है, उनको एड्रेस करता है। So this is all about the answer regarding the interventions of NGO है ना for the empowering tribal women। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एग्जामिन हाउ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमी इज अफेक्टिंग ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप इन एग्रीगेरियन सोसाइटी। हमसे पूछा गया है जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना इकोनॉमी के अंदर, वो कैसे ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं, ये हमसे पूछा गया है। स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को। उससे पहले एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जामिन हाउ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमी इज अफेक्टिंग ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप इन एग्रीगेरियन सोसाइटी। आंसर को स्टार्ट करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, एक तरह से जो हमारे पास स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो है क्या, लोग समझते क्या है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब। देखो अंदर इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो एग्रीगेरियन बेस्ड इकोनॉमी से जो हमारे पास एक इंडस्ट्रियलाइज्ड या फिर सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जो चेंजेस हो रहे हैं, जो शिफ्ट हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। एंड ये बहुत सारे मतलब एक तरह से बहुत सारी चीज़ों पे इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है यार, लाइक जो ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर, बिकॉज एक तरह से चेंज कर रहा है, लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के अंदर सोशल रोल्स को कैसे परसीव करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको ये अफेक्ट कर सकता है। उस प्रकार से यहाँ पे ये ट्रेडिशनल सोशल रिलेशन को चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग व्हाट, जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन उसका मतलब समझते क्या है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन in the economy refer to the
process of shifting from an agrarian based economy to an industrial and service based economy. एंड जो फिनोमिना है जिसकी वजह से ये हो रहा है, अगर उसकी बात करें, सो फिनोमिना दैट इज लीडिंग टू द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पहला हमारे पास जो चेंज हो रहा है इन दी कास्ट सिस्टम यार, वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है ना। फॉर एग्जांपल समझना कि जो ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की जो है ना, जैसे कि जो दलित जो है, अनटचेबल्स जो बोलते थे, अगर वो धीरे धीरे जो हाई पेइंग जॉब्स में आ रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में आ रहे हैं, सो एक प्रकार से जो हमारे पास ब्रेक कर रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन से कास्ट सिस्टम को उसको, बिकॉज अब पहले ट्राइबल जो थे, मतलब जो एक तरह से समझना जो कास्ट के अंदर एक पर्टिकुलर कास्ट एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को फॉलो करता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक तरह से वो कहाँ पे आ रहे हैं, हाई पेइंग जॉब्स के अंदर आ रहे हैं। तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, हमारे पास स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में आ रहा है उसकी वजह से जो टास्क हायरार्की चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यार। और क्या, जो रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है उसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो उसकी वजह से भी क्या आ रहा है, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो आ रहा है ना, रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल समझना, पहले जो डिपेंडेंस था है ना, आज के ज़माने में जो डिपेंडेंस है एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर, मतलब वो डिक्रीज़ हो गया है ना। पहले एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर डिपेंडेंस, सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरत था, बट वो डिक्रीज़ हो जा रहा है, बिकॉज जो है इंडिविजुअल जो है एक तरह से इंडिपेंडेंट चॉइसेस कर रहे हैं है ना। माइग्रेशन की वजह से एक तरह से अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा किस पे फोकस किया जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ के अंदर, इंडिविजुअलिज्म के अंदर। सो उसके वजह से हमारे पास सर्विस सेक्टर एक्सपांड हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्सपांसन हो रहा है। सो उसकी बात कर सकते हैं यार। मतलब समझना, मतलब फिनोमेना दैट इज लीडिंग टू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, हमारे पास देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एग्जामिन हाउ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी इज अफेक्टिंग ट्रेडिशनल सोशल रिलेशन इन द एग्रेरियन सोसाइटी। सो फिनोमिना स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमको बताना है। तो चेंज इन कास्ट सिस्टम आ रहा है, अर्बन रूरल माइग्रेशन हो रहा है। सो हमको क्या बताना है कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ये नहीं बताना है, क्या हो रहे हैं। स्ट्रक्चरल leads to the following phenomena. है ना, रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है भाई, बिकॉज जो डिपेंडेंस ऑन द एक्सटेंडेड फैमिली और सपोर्ट डिसीजन मेकिंग के लिए वो कम हो रहा है। सो ज़्यादा तरह से इंडिपेंडेंट चॉइसेस के लिए वो कहाँ जा रहे हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर जा रहे हैं, मतलब अर्बन एरियाज़ के अंदर जाने से ऐसा हो रहा है।
यहाँ बोल सकते हैं दैट एज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज expand, there is a rise in rural urban migration, leading to a weakening of traditional joint family system. ट्रेडिशनल जॉइंट, और क्या भाई हमारे पास जो जेंडर रोल्स हैं उनमें भी एक तरह से प्रभाव देखने को मिल रहा है यार। दिस आर ऑल्सो चेंजिंग बिकॉज आप समझना, विद इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, जो वर्कफोर्स में काम करने के लिए जो जेंडर रोल्स हैं उसको चैलेंज किया जा रहा है। बिकॉज अब वुमेन अपने घर के अंदर रुके हुए नहीं है केयर टेकर्स या फिर सब्सटेंस के लिए जिए, है ना, जीने नहीं जी नहीं रहे हैं भाई, अब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए जी रहे हैं यार। सो जो डिसीजन मेकिंग पावर है उनका, सोशल स्टेटस है, वो चेंज हो रहा है। वुमेन आर नो लॉन्गर confined to their roles as caretakers and subsistence farmers, and are gaining what? Financial independence. ओके, एक तरह से आप समझना कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं वो एक तरह से मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को भी अफेक्ट कर रहे हैं यार। फॉर एग्जांपल जो कॉन्सेप्ट है डेटिंग का एंड लव मैरिजेस का, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जा रहा है इन रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू जो पहले जो एक्सपोज आइडिया थे कि ये ख़राब है। इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया, मतलब जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है क्या हो रहा है भाई, ये बढ़ रहा है भाई मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। एक तरह से स्टिप दोनों चीज़ें हैं यार। देखो हमने क्या बोला, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू व्हाट एंड बिकॉज ऑफ व्हाट, इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की वजह से भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटिंग एंड लव मैरिज is becoming more acceptable in rural areas as people are exposed to, है ना, ये आइडियाज़ हैं थ्रू टेलीविज़न, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें। और क्या चीज़ें आ रही है भाई हमारे पास, एजुकेशन के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल समझना, जो एजुकेटेड यूथ है वो क्वेश्चन करता है जेंडर रोल्स को बिल्कुल, है ना, फैमिली ऑनर को एक तरह से इंपॉर्टेंस देता है यार। तो जो सोशल चेंजेस हैं वहाँ पे एक तरह से क्या आ रहे हैं, है ना, चेंजेस आ रहे हैं। सो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से यहाँ पे एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। एजुकेटेड यूथ जो है कास्ट सिस्टम को क्वेश्चन करता है या जेंडर रोल्स को क्वेश्चन करता है ना, फैमिली ओनर को इंपॉर्टेंस देता है, जिससे सोशल रिलेशन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो वही तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट बढ़ रहे हैं सोशल रिलेशंस के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर। एजुकेटेड यूथ में क्वेश्चन द कास्ट सिस्टम gender roles and the importance of
फैमिली ऑनर leading to a change in social relationship। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि देखो भाई जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इकोनॉमी का, मतलब जो एग्रीगेरियन से हमारे पास इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं उसका एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन रहा है ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप पे। बिकॉज दिस चेंजेस हमने बताया कि कास्ट सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो रूरल अर्बन माइग्रेशन के अंदर चेंजेस की वजह से जो चेंजेस हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व। सो ऐसे बोलते हैं changes in social relation can be observed through changes in social relationship can be observed through चेंज इन दी कास्ट सिस्टम, रूरल अर्बन माइग्रेशन, जेंडर रूल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को। सो एज हमने बोला कंक्लूड कर सकते हैं, दस एज सोसाइटीज कंटिन्यू टू इवॉल्व इट इज एसेंशियल दैट हम अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें जो चेंजेस हैं, है ना, जिससे हम क्या कर सकें एक तरह से बेटर कॉम्प्रीहेंड कर सकें जो डायनेमिक्स है, कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स जो है सोशल रिलेशनशिप का कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर। सो हम यही बताएंगे, हम ये बताएंगे जो हमने जो ऊपर में लिखा है उसको कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी हैज significant implication that can be seen or implication for the traditional social relations for the traditional social relationships in agrarian societies। तो इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं यार, जो चेंजेस हम देख रहे हैं उससे हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, लाइक जो ऑब्जर्व जो चेंजेस हैं उससे हम बता सकते हैं कि देखो भाई सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप के अंदर, है ना। लाइक हम बता सकते हैं जो चेंजेस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कास्ट सिस्टम के अंदर, रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट चेंजेस ला रहे हैं सोशल ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप में। जेंडर रूल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो मास मीडिया का, टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस रहा है, एजुकेशन का जो इन्फ्लुएंस रहा है वो हम बता सकते हैं। सो क्वेश्चन को स्टार्ट मतलब क्वेश्चन क्या था भाई, एग्जामिन हाउ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमी इज अफेक्टिंग ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप इन एग्रीगेरियन सोसाइटी। तो हमने बताया कि देखो भाई जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसका मतलब क्या है कि जो एग्रीगेरियन बेस्ड इकोनॉमी है उससे हम एक इंडस्ट्रियलाइज एंड सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जो मूव कर रहे हैं उसको हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। और ये जो चेंजेस हैं हम कहाँ पे देख सकते हैं भाई, जो कास्ट सिस्टम में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे हम समझा सकते हैं कि देखो भाई जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है उससे सोशल ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि जो ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की था उसको चैलेंज कर रहे हैं वो दलित, जो कि एक तरह से हाई पेइंग जॉब्स में, है ना, दलित मतलब इन द सेंस जो कि पहले अनटचेबल्स माना जाता था, जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स जो माना जाता था अब वो हाई पेइंग जॉब्स में आ रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में आ रहे हैं। तो बोलते हैं कि यार अब क्या कास्ट का सिस्टम, इसको क्या करते हैं, तो चैलेंज कर रहे हैं, हटा रहे हैं, एक तरह से कम कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है उसकी वजह से भी हमारे पास ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज अब जो है इंडिविजुअलिज्म पे, है ना, इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, हमारे पास खुद की डिसीजंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा एक तरह से बढ़ रही हैं। सो हमारे पास जो ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप है वो अफेक्ट हो रहे हैं। जेंडर रोल्स की बात कर सकते हैं, बिकॉज अब जो है अब सिर्फ वुमेन एक केयर टेकर या फिर सब्सिस्टेंस फार्मर के फॉर्म में नहीं, अब एक इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल अर्निंग कर रहे हैं यार, वो अपने से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर रहे हैं। तो उसके वजह से हमारे पास जो ट्रेडिशनल सोशल रिलेशन है वो यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं।
है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक जो मास मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसकी बात कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटिंग एंड लव मैरिजेस वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एक्सेप्टेबल हो गए हैं रूरल एरियाज में भी, है ना, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया एंड टेलीविजन। वो बता सकते हैं कि कैसे ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। सो एजुकेशन भी कैसे चेंज हो रहा है, बिकॉज जो एजुकेटेड यूथ है ना वो जो एजुकेटेड यूथ है वो जरूर चैलेंज करता है जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, जो जेंडर रोल्स है उनको, है ना, जो फैमिली के ऑनर है उसका इंपॉर्टेंस देता है ये। सो इस प्रकार से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं ट्रेडिशनल सोशल रिलेशन। सो इन कंक्लूजन हमने बोला कि देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस रहे हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का, किसके अंदर, ट्रेडिशनल सोशल रिलेशंस के अंदर, जो कि हम बहुत सारे तरीके से देख सकते हैं, जो हमने बताया, लाइक हमने बताया कि जो हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं कास्ट सिस्टम के अंदर, वहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहे हैं। हमने देखा कि जो अर्बन रूरल माइग्रेशन हो रहा है उससे हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास जो कि तरह से क्या है, अर्बन माइग्रेशन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। हमने बताया कि जो जेंडर रोल्स थे, एक तरह से जेंडर रोल्स जो चेंज हो रहे हैं वो क्या है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसकी वजह से क्या आ रहा है, ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। सो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। सो हम क्या कर सकते हैं, जरूरी यह है कि एक सोसाइटी के अंदर हम, सोसाइटी हमेशा इवॉल्व करती रहती है यार, तो हमारे पास जरूरी क्या है, हमारे लिए हम अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें कि चेंजेस हो रहे कैसे हैं, उनकी कॉम्प्लेक्स जो डायनामिक्स है उसको समझें, जो कि हमारे पास एक कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में हमको सोसाइटी को चलने में और चलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग द इम्प्लीकेशन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का जो इम्प्लीकेशन इन सोशल, इन ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, डिलिनेट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज। हमको बात सी करनी रिलीजियस माइनॉरिटीज के अंदर कौन कौन से, है ना, इनके लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स लिए गए हैं वो हमको बताना है। सो स्टार्ट करते हैं आंसर को। क्वेश्चन क्या है यार, डिलिनेट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज। सो आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट हमारे पास इंडिया के अंदर 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं यार। तो 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़, हम माइनॉरिटीज़ की बात तो नहीं करेंगे। हाँ मतलब एक तरह से हाँ 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं जिनको माइनॉरिटी माना गया है इन द नेशनल कमीशन ऑफ और फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992 में। सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट 6 रिलीजियस communities, that is Muslims, Christians, Buddhist, Sikhs, Zoroastrians, that is Parsis and Jains, have been notified as minority communities under section 2C of the National Commission for Minorities Act of 1992। ओके, एंड जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं यार। पहला तो हमारे पास है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड 2, है ना, जहाँ पे क्या बताया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है अगेंस्ट, है ना, एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, रेस, रिलीजन, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। प्रोहिबिशन ऑफ discrimination against citizen on grounds of
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। आर्टिकल 16 की बात कर सकते हैं जो कि किसके बारे में बात करता है ना, दैट इज अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, है ना। कहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। मतलब 16 जो है, 15 जो है तरह से एजुकेशन की बात करता है, बट 16 जो है एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। सो सिटीजन को क्या प्रोवाइड करता है, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स relating to employment and no discrimination on ground of religion, race, caste, और ये RRCSP, religion, race, caste, sex and place of birth, है ना। यहाँ पे आर्टिकल 15 की बात कर सकते हैं। सो ये आर्टिकल 25 यार, आर्टिकल 25 क्लॉज 1 क्या देता है, पीपल को फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ वर्ड, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस व्हाट देयर प्रैक्टिस, है ना। मतलब जो प्रोफेशन है उसको प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, बट हाँ इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट, इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड अदर फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए। फ्रीडम ऑफ conscience and right to freely profess, practice and propagate religion, but it is subject to what, subject to public order, morality and other fundamental राइट्स। ये आर्टिकल 25 हो गया। आर्टिकल 26 क्या कहता है भाई, जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं या फिर जो रिलीजियस सेक्शन है उनको फ्रीडम देता है कि वो अपने जो रिलीजियस अफेयर हैं, इंस्टीट्यूशन एंड प्रॉपर्टीज को क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। ओके freedom over their what, religious affairs, institutions and प्रॉपर्टी। जो आर्टिकल 28 है वो क्या करता है, जैसे लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो अपने जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे क्या कर सके, अटेंड कर सकें, है ना, एंड मेंटेन कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, एड कर सकें उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर वर्शिप को। सो उसकी बात कर सकते हैं दैट आर्टिकल 28 प्रोवाइड पीपल्स freedom as to attendance at religious instructions or religious worship
इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि पूरा इन्हीं के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, विच इज़ ऐसा लिखा हुआ है, विच इज़ फुल्ली मेंटेन, रिकॉग्नाइज्ड और एडेड बाय द स्टेट। ठीक है, और ये बहुत सारे लाइक 29 है, 30 है यार, कि जो 30 जो है आर्टिकल 30 क्लास 1 वो प्रोवाइड करते हैं सारे माइनॉरिटीज को, दैट दे शैल, है ना। तो 28 अजीब है, तो 29 30 क्लास 1 लिख सकते हैं, और ये बहुत सारे हैं, बट हाँ हमको बात किसकी करनी है यहाँ पे, हम बात कर सकते हैं अबाउट आर्टिकल 30 क्लास 1 दैट ऑल माइटी शैल have right to establish and administer educational institutions of their choices। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं, और बहुत सारे आर्टिकल 90 क्लास 30 क्लास 2 जो है 29 हो गया, ये सब चीज़ है। 29 क्लास 2 ये बोलता है कि एडमिशन जो है रिलीजन के बेस में, रेस के बेस में यहाँ पे जो स्टेट फंड कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, उसमें डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा बोलता है ये। सो इन कंक्लूजन हम क्या बोल सकते हैं भाई, इन कंक्लूजन बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास कमिटमेंट है कि हम प्रमोट करना चाहते हैं इक्वलिटी को, प्रोवाइड करना चाहते हैं जस्टिस को, है ना, और एक तरह से हमारे पास जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं यार। दी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इंडिकेट दी commitment to promote equality, provide justice to everyone and protect cultural diversity। तो इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था डिनेट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया। तो हमने बताया कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के अंदर जो सेक्शन 2 है उसमें बोला गया है 6 कम्युनिटीज है, लाइक मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख्स, जोरास्ट्रियंस जिसको हम पार्सीज बोलते हैं, जिन्स, ये 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं एंड जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है वो हम बात करें तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड 2 में बताया गया है कि प्रोहिबिट नहीं कर सकते यार, है ना, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, है ना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस में किसी भी सिटीजन के अंदर, है ना। सिटीजन क्या 15, 16, 19, 19, 29, 29 जो है उसी पर से इंडियन सिटीजन के लिए ही है, ठीक है। एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 2 में बताया गया कि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस एंड रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस में आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 जो है उनको क्या करता है कि वो अपने प्रैक्टिस कर सकें, प्रोपागेट कर सकें, रिलीजन को प्रोफेस कर सके, उनको वो एबिलिटी देता है यार। 26 जो है एक तरह से उनको बताता है जो रिलीजियस डिनोमिनेशन को मैनेज कर सके, अपने रिलीजियस अफेयर्स को, इंस्टीट्यूशंस को एंड प्रॉपर्टी को। आर्टिकल 30 जो है यहाँ पे उनको राइट देता है कि वो एडमिनिस्टर एंड, है ना, एस्टेब्लिश करें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो उनको चाहते हैं। और भी बहुत सारे लाइक आर्टिकल 29 तो हमने बताया नहीं, ठीक है, यहाँ पे 29 है, अपने पास 28 है, वो सब हमने नहीं बताया। 29 जो है उनको एक तरह से एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल राइट्स की राइट्स प्रोवाइड करता है यार, जो कि आप समझना लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस दोनों के लिए है ना। एंड आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ये बोलता है कि जो एडमिशन है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसको डिनाई नहीं कर सकते रिलीजन, रेस, कास्ट, है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे, है ना, जो कि स्टेट फंड कर रहा हो। दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज। हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है वो क्या बता रहे हैं, हमारे देश के अंदर एक कमिटमेंट है कि हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें, है ना, एक तरह से हमारे पास कल्चर डाइवर्सिटी को प्रमोट करें, इक्वालिटी को एंड प्रोवाइड करें जस्टिस सभी को। दिस इज ऑल अबाउट द आंसर।
आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सी है, आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ ट्राइबल अनरेस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हमको बात करनी है अबाउट द कॉजेज ऑफ ट्राइबल अनरेस्ट की। सो आंसर को स्टार्ट करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, है ना, जो ट्राइबल अनरेस्ट हो रहा है, क्वेश्चन हमको समझना है भाई कि क्वेश्चन हमारे पास ट्राइबल अनरेस्ट के कॉजेज की बात करनी है, बट हाँ हमको एक नॉर्थ ईस्ट रेफरेंस के बारे में बात करनी है यार। सो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट जो ट्राइबल अनरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स विच आर ऑफन इंटरकनेक्टेड एंड सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, लैंड एंड रिसोर्स वाले फैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी वाले फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, वो सब बताएंगे, ठीक है। सो ट्राइबल अनरेस्ट in northeast India can be attributed to several factors which are often interconnected, and major causes of tribal unrest include मेजर केसेस ऑफ ट्राइबल अनरेस्ट में क्या क्या आते हैं भाई? पहले तो पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, है ना। पॉलिटिकल फैक्टर्स मतलब जैसे कि हम बात कर सकते हैं अबाउट दी डिमांड फॉर व्हाट, है ना, एक ऑटोनॉमी या फिर जो सेपरेट स्टेटहुड की जो डिज़ायर है, वो एक तरह से ट्राइबल अनरेस्ट का मेन कारण है। फॉर एग्जांपल हम जो नागा इंसर्जेंसी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो हमारे पास एक सेपरेट नागा स्टेट बनाने के लिए जो डिमांड है ना यार, है ना। सो वो यहाँ पे एक तरह से क्या बता रहा है? ट्राइबल अनरेस्ट का कारण बता रहा है यार। डिमांड फॉर autonomy and desire for separate statehood। एग्जाम्पल के तौर पे the autonomy and the desire for separate statehood। एग्जाम्पल के तौर पे दी नागा इंसर्जेंसी मूवमेंट लेड बाय द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। दूसरा कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं यार, है ना। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर जैसे कि, है ना, उनको जो डेवलपमेंटल मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा उस रीजन का, है ना, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है एम्प्लॉयमेंट की, उसकी वजह से एक तरह से क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते हैं। सो द लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, inadequate infrastructure and limited employment opportunities have led to what? एक तरह से जो डिप्राइवेशन का सेंस या फिर फ्रस्ट्रेशन, इसकी वजह से क्या होते हैं? बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स बन जाते हैं यार। ओके deprivation and frustration among the tribal population
ना लैंड रिसोर्स इशूज़ की बात कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे जो लैंड है, बिकॉज जो लैंड होता है एंसेस्टर लैंड है यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट अटैचमेंट पॉइंट होता है उनके लिए, उनके कल्चर लाइवलीहुड पूरा डिपेंडेंट होती है। एंड जो डिफॉरेस्टेशन या फिर जो एनक्रोचमेंट हो रहा है या फिर जो लैंड एलिनेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल के बीच में जो एक तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, वो एक तरह से यहाँ पे ट्राइबल अनरेस्ट का कारण है। encroachment, deforestation, and land alienation have led to conflicts between the tribal people and non-tribal सेटलर्स। यार एग्जांपल के तौर पे जो हम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है ना, जो कि एक तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी या फिर जो एक्सप्लॉयटेशन है आउटसाइडर्स का, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे है ना ये लड़ती है यार। यहाँ पे दी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम CLFA is emerged due to the Assamese resentment against perceived exploitation of the resource by the central government। यार है ना, formed against due to resentment against central government और outsiders। चलो पूरा लिख देते हैं यार। हमने कहा is formed, emerge, it emerged as what? It emerged as a party, emerge partly due to Assamese resentment against perceived exploitation of their resources by the central government। है ना, कुछ एथनिक एंड आइडेंटिटी इशूज भी हैं यार। फॉर एग्जांपल जो बोडो मूवमेंट हुआ था असम के अंदर, है ना, जो डिमांड था सेपरेट मतलब स्टेटहुड का, वो क्यों हुआ था कि जो उनका कल्चर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। बिकॉज है ना जो इंटर ट्राइबल या फिर इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एक तरह से इनको ख़त्म कर दें यार, जो आइडेंटिटीज लैंग्वेजेस है उनको। सो एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी भी एक कारण है। फॉर एग्जांपल द बोडो मूवमेंट इन Assam initially demanded a separate state to protect their cultural and linguistic identity। सोशल फैक्टर्स भी हैं यार। फॉर एग्जांपल जो कुकी नागा का जो मूवमेंट हो गया है ना, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं असम एंड मणिपुर के अंदर, है ना, वो एक तरह से इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट भी सोशल एंड कल्चर डिफरेंस के होते हैं, वो भी एक तरह से यहाँ पे
ट्राइबल मूवमेंट्स को या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं यार। एग्जाम्पल के तौर पे ओके, सोशल फैक्टर्स के अंदर फॉर इंस्टेंस जो कुकी एंड नागा का जो कॉन्फ्लिक्ट है मणिपुर और असम के अंदर, है ना, मणिपुर के अंदर की बात कर सकते हैं ना। इन कुकी नागा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर। आर एग्जाम्पल ऑफ वर्ड जो इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कार्बी दिमसा कॉन्फ्लिक्ट की बात कर सकते हैं यार, कुकी नागा कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कुकी नागा एंड कार्बी दिमसा कॉन्फ्लिक्ट in Manipur and Assam respectively are examples of inter-tribal conflict. Okay, so is fueled by what, social एंड कल्चर, सॉरी कुछ काम आ गया था इसीलिए इधर ध्यान नहीं था, ठीक है। सो ये हो गया भाई ना। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक एक्सटर्नल फैक्टर का रोल्स है या इनफेक्टिव गवर्नेंस का रोल्स है, बट इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइबल अनरेस्ट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, है ना, बहुत तरह से मल्टीपल कॉजेज की वजह से एक कॉम्प्लेक्स इशू है यार। सो कंक्लूजन में बोलेंगे 10 एड्रेसिंग दिस इशू रिक्वायर्ड व्हाट, एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव अप्रोच हो जो कि उनके एक यूनिक एक जो चैलेंजेस है ना उसको एक तरह से रीजन के कैटर करे, एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है भाई डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर। सो यहाँ पे बात करेंगे, कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस एड्रेसिंग दिस इश्यूज रिक्वायर्ड अ comprehensive and inclusive approach that unites the challenges faced by the region। So, इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अबाउट दी आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ ट्राइबल अनरेस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हमने बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो ट्राइबल अनरेस्ट है वो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा किया रहा है ना। लाइक हमने बताया अबाउट मेजर कॉजेज में पॉलिटिकल फैक्टर्स यार, लाइक जो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी या फिर सेपरेट स्टेटहुड का जो डिमांड है उसकी वजह से देखने को मिला, लाइक दी नागा इंसर्जेंसी मूवमेंट जो कि NSCN कर रहा है। NSCN मतलब क्या है भाई, दैट इज दी नागा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ना बिकॉज वो सेपरेट नागालैंड के लिए एक सेपरेट स्टेटहुड मांग रहे हैं। उसके वाला जो भी पॉलिटिकल फैक्टर्स था, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, लाइक उनको उतनी लिमिटेड मतलब उतने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं यार,
है ना। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कमी, उससे वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, डिप्रेवेशन एंड फ्रस्ट्रेशन की वजह से यहाँ पे इंसर्जेंसी मूवमेंट, मतलब एक तरह से मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, अनरेस्ट देखने को मिलते हैं। लैंड एंड रिसोर्स इशू भी है, बिकॉज जो लैंड एलिनेशन हो गया, इंक्रोचमेंट हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, जिससे जो नॉन ट्राइबल्स आके इनकी ज़मीन को कब्जा कर ले रहे हैं, उससे एक तरह से हमारे पास यहाँ पे लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, अनरेस्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक तरह से रिसेंटमेंट है, जो एक तरह से मतलब एक तरह से वो गुस्सा है, उनसे नाराज हैं, ठीक है, बिकॉज वो मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमारी ज़मीन को ले जा रहा है यार। सो उसकी वजह से ये बना था हमारे पास यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। तो जैसे रिसेटलमेंट मूवमेंट अनरेस्ट देखने को मिलते हैं इन कारण की वजह से नॉर्थ ईस्ट में। और भी बहुत सारे कारण लाइक एथनिक आइडेंटिटी कारण है भाई, जो इंटर स्टेट या फिर आप समझना लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डिफरेंसेस की वजह से जो हमारे पास सेपरेट स्टेटहुड का जो डिमांड है, उसकी वजह से यहाँ पे रिसेटलमेंट देखने को मिलते हैं, अनरेस्ट देखने को मिलते हैं। हम सोशल फैक्टर्स की बात कर सकते हैं लाइक दी कुकी एंड नागा, जो कि एक तरह से इंटर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स हैं यार, वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, कल्चर डिफरेंसेस की वजह से जो हो रहे हैं, उससे हमारे पास लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, अनरेस्ट देखने को मिलते हैं, ट्राइबल अनरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट। सो कंक्लूजन में हमने बताया कि देखो जरूरत क्या है यार, एड्रेसिंग दिस इशू से, इसके लिए जरूरत क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है, जिससे हमें जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस रीजन में, उसको हम क्या कर पाएँ, सुलझा पाएँ। सो दिस इज ऑल अबाउट दी आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। एंड ऑल्सो पेपर 2 का सेक्शन बी है ये, है ना। तो हमने पेपर 1 का ए बी सेक्शन बी ए बी एन किया, हमने पेपर 2 का सेक्शन ए बी किया। 2021 का यहाँ पे पेपर खत्म होता है एंथ्रोपोलॉजी का, PYQs की बात करेंगे, इसके बाद हम 2020 की बात करेंगे, ठीक है।